आज का हमारा टॉपिक है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में CSR भी बोला जाता है। क्या है? द कंपनी जो है एक कंट्री के अंदर रहती है। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। कंपनी जो है एक कंट्री के अंदर रहती है। कंट्री के वो क्या करती है, एक देश के रिसोर्सिस को यूज करती है। देश के रिसोर्सिस को यूज करती है। कंपनी की काफी सारी फैक्ट्रीज होती हैं जो एनवायरमेंट को, पानी को, इन सब को क्या करते हैं, प्रदूषित करती है। इसीलिए कंपनीज एक्ट भी कहता है, भाई जब कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए, कंपनीज एक्ट कहता है कि जब कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए रिसोर्सिस को यूज करती है, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी, तो यहां पर कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश समाज के लिए कुछ करे, अपने देश या समाज के लिए कुछ करे। समझ आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि भाई कंपनी जो है देश के रिसोर्सिस को यूज करती है। कंपनी की फैक्ट्रियां जो हैं इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, पानी को खराब करती हैं, हवा को खराब करती हैं। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई वो एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, समाज के कुछ भलाई के लिए कुछ काम करे। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन है, CSR का प्रोविजन है। समझ आ गई मेरी बात? आ गई समझ? आगे बढ़ते हैं। अब CSR होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि भाई कंपनी के लिए मैंडेटरी है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर CSR का जो ये रूल है, CSR का जो ये सेक्शन है, कंपनीज एक्ट के अंदर CSR का सेक्शन नोट करो कौन सा है। CSR इसका सेक्शन है 135। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिस कंपनी का टर्नओवर
1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, और वो कब है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इन द प्रीसीडिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो वो क्या करेगा, वो कंपनी क्या करेगी? CSR कमेटी बनाएगी। वो कंपनी CSR कमेटी बनाएगी। वो कंपनी क्या करेगी? CSR कमेटी बनाएगी। अब CSR कमेटी के अंदर कौन लोग होंगे? CSR कमेटी के अंदर कौन लोग होंगे? इसके अंदर कम से कम 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर होंगे। इसके अंदर 3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर होंगे, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। समझ आ गई बच्चों यहां तक मेरी बात? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? CSR यहां तक समझ आ गई? सलोनी, प्रिया, दोनों को समझ आई यहां तक? कोई डाउट यहां तक? हाँ, बता देता हूं मैं भाई। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना कि ये तो समझ आ गया ना कि एक कंपनी, जैसे भारत में कोई भी कंपनी है, उनकी फैक्ट्री है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन दे करती हैं, पानी को पोल्यूशन करती हैं, जब हवा को खराब करती हैं फैक्ट्रियों के द्वारा बिजनेस करके। तो भाई ऐसे में कंपनी की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करे। देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करे, इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करे, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ अच्छा करे, गरीबों की सहायता के लिए कुछ अच्छा करे। ये तो मानते हो ना? ये तो है ना? इस चीज को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ गया? ये यहां तक समझ आ गया? हाँ सर। हाँ। अब कंपनीज एक्ट के अंदर इस चीज के लिए अलग से लॉ बना रखा है। कंपनीज एक्ट के अंदर CSR को लेके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके अलग से लॉ बना रखा है, और वो लॉ सेक्शन 135 में है। ये क्या कहता है कि वो कंपनी जिस कंपनी का नेटवर्थ जो है एक साल के अंदर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर का मतलब होता है टोटल इनकम, जिस कंपनी की टोटल इनकम 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका प्रॉफिट जो है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमेटी बनाए। कमेटी बनाना उसके लिए क्या होता है? मैंडेटरी होता है। उस कमेटी के अंदर कंपनी के कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, और उन 3 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। यहां तक समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अगर यहां तक समझ आ गया तो आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की, जो कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड की एक रिपोर्ट होती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट के अंदर जो ये CSR कमेटी बनी है इसके बारे में भी बताएंगे। द बोर्ड ऑफ रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द composition ऑफ CSR कमेटी। अब क्या करती है CSR कमेटी, क्या काम करेगी? अब CSR, जब इन कंपनी में CSR कमेटी बनती है तो वो क्या काम करेगी? CSR कमेटी क्या काम करेगी? CSR कमेटी क्या बनाएगी? CSR पॉलिसी बनाएगी। पहला काम, CSR कमेटी फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को। CSR कमेटी क्या करेगी? फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, फॉर्मुलेट करेगी एंड रिकमेंड करेगी। रिकमेंड होता है सलाह देना, किसके बारे में? वो किसको बताएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी। किस चीज के बारे में बताएगी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR पॉलिसी के बारे में बताएगी कि भाई कंपनी की CSR पॉलिसी क्या होगी, कंपनी CSR में कहाँ काम करेगी। क्या कंपनी कोई हॉस्पिटल खुलवाएगी, कंपनी कोई स्कूल खुलवाएगी, कंपनी कोई अनाथालय खुलवाएगी, कंपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होने से बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएगी। वो सारे का सारा काम कंपनी को पहले एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, उस पॉलिसी के अंदर बताना पड़ेगा कि कंपनी क्या काम करेगी, कितना पैसा। CSR पॉलिसी के अंदर ये भी बताया जाएगा कि कितना पैसा CSR के लिए यूज किया जाएगा। CSR पॉलिसी के अंदर ये भी बताया जाएगा कि कितना पैसा CSR के अंदर यूज किया जाएगा। समझ आ गई? समझ आ गई यहां तक? ये यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। सलोनी, प्रिया Yes, को sir. होगी। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ आगे सर. बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आगे। जिस भी कंपनी के ऊपर, आगे का पॉइंट क्या है भाई, जिस भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल होते हैं, जिस भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, जिस भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, उसको क्या करना पड़ता है? हर साल अपने प्रॉफिट का, अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% जो है, 2% किसके लिए खर्च करना पड़ता है? CSR के लिए खर्च करना मैंडेटरी है। समझ आ गई भाई? हर साल अपने नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% खर्च करना मैंडेटरी है। और जो ये नेट प्रॉफिट है, ये पिछले 3 सालों का, मान लो इस साल 2023 में आपको CSR का खर्चा करना है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर कौन से हैं? 22, 21 और 20। इन 3 फाइनेंशियल ईयर का क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और इसका नेट प्रॉफिट का 2% आपको कम से कम खर्च करना पड़ेगा। समझ आ गई बच्चों?
भाई जिस भी कंपनी के ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है उसको अपने पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्चा करना पड़ता है CSR को लेके। समझ आ गई? चाहे तो वो स्कूल बनवा दे, चाहे वो हॉस्पिटल बनवाए, चाहे वो कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी कुछ भी करे, लेकिन उसको CSR में खर्चा करना पड़ेगा। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। मान लो कंपनी ने क्या लिखा था यहाँ पे कि 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी को खर्चा करना है, बट कंपनी ने खर्चा नहीं किया, वो अमाउंट अनस्पेंड ही रह गया। स्पेंड होता है खर्चा करना, अनस्पेंड होता है बिना खर्चा करना, कि कंपनी ने खर्चा नहीं किया, जो अमाउंट था वो अनस्पेंड रह गया, तो क्या होगा? फिर क्या करेगी कंपनी? इन केस अनस्पेंड अमाउंट डज नॉट रिलेट टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अनस्पेंड अमाउंट जो भी होगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक फंड के अंदर। कंपनी एक फंड है जिसको बोला जाएगा, एक फंड जो होता है इस्टेब्लिश किया जाता है, उस फंड के अंदर सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल। 6 महीनों के अंदर अंदर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 6 महीनों के अंदर अंदर पैसा जो है, जो खर्च नहीं किया गया CSR के ऊपर, उसको फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? हो गया डाउट क्लियर यहाँ तक? मतलब अभी तक का जो मैंने बताया समझ आया यहाँ तक, प्रिया और सलोनी? कोई डाउट अभी तक? नो सर। अच्छा प्रिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी अनस्पेंड अमाउंट था, मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, ये वाला पैसा तो है, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, CSR का कंपनी का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं चल रहा और पैसा भी पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है CSR का, बट कंपनी ने के पास कुछ ऐसा पैसा है जो कंपनी ने अभी तक CSR के लिए खर्च नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी? उस अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी 30 दिन के अंदर अंदर टू अ स्पेशल अकाउंट। एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसको बोला जाएगा अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। कंपनी, मान लो कंपनी हॉस्पिटल बनवा रही है, हॉस्पिटल, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी CSR का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, हॉस्पिटल बनवा रही है, लेकिन कंपनी के पास अभी भी कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो कंपनी ने CSR के लिए खर्च नहीं किया। कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो कंपनी ने CSR के लिए खर्च नहीं किया, तो उस पैसे को कंपनी एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। उस पैसे को कंपनी एक स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी, उस स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी, जिसको अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट बोला जाएगा। और ये पैसा 30 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई भी अनस्पेंड अमाउंट है तो इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहाँ पे? अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंदर। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है?
हाँ बच्चों, समझ आ गई? सलोनी, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये कहना चाह रहा है कि जो भी ये पैसा था जिसको अलग से अकाउंट में ट्रांसफर किया, इस पैसे को कंपनी आने वाले 3 साल के अंदर अंदर क्या करेगी? खर्च करेगी। Such amount shall be spent by the company in pursuance of obligation toward the corporate social responsibility within a period of 3 financial years from the date of the such transfer. Failing which the company shall transfer the same to a fund specified in the Schedule 7 within a period of 30 days from the completion of the third financial year. जो ये पैसा है जो अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, इस पैसे का कंपनी क्या करेगी? इस पैसे का यूज 3 सालों के अंदर अंदर CSR के खर्चे के ऊपर करेगी। अगर कंपनी ने 3 सालों तक कोई भी खर्चा नहीं किया तो इस पैसे को फंड के अंदर, इस फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कंपनी फिर इस पैसे को क्या कर देगी? फंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो मैं आपको सिंपली भाषा में लिखवाता हूं, लिखो। आपको ये नहीं पढ़ना, अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं एक सिंपली भाषा में नोट करो। सबसे पहले बात करो, लिखो, CSR को लेके लिखो। सेक्शन एप्लीकेबल टू CSR। CSR के लिए सेक्शन कौन सा है? आप लिखोगे सेक्शन 135, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। दूसरा लिखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR। CSR किस पे एप्लीकेबल होता है? लिखो एवरी कंपनी, एवरी कंपनी। CSR किस पे एप्लीकेबल होता है? एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर जो है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट, इन तीनों में से अगर कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर CSR लगेगा। अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? CSR लगेगा। और ये कौन से साल का देखना है? ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना है। ये टर्नओवर, ये नेटवर्थ, ये नेट प्रॉफिट कौन से फाइनेंशियल ईयर का देखना है? ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का देखना है। समझ आ गई? तो उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा? उसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होगा। दूसरा, इस कंपनी को जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है, इसको CSR कमेटी बनाना मैंडेटरी होता है। CSR कमेटी बनाना मैंडेटरी होता है। CSR कमेटी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। CSR कमेटी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, और एक डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर जो होगा वो
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। समझ आ गई? क्लियर है? सीएसआर कमेटी काम क्या करेगी? सीएसआर कमेटी काम क्या करेगी? इसका काम होगा सीएसआर पॉलिसी बनाना, सीएसआर पॉलिसी बनाना और सीएसआर पॉलिसी को रिकमेंड करना, और सीएसआर पॉलिसी को रिकमेंड करना, रिकमेंड करना टू द बोर्ड को सीएसआर कमेटी को रिकमेंड करना। दूसरा भाई रिकमेंड करना कितना अमाउंट जो है, कितना अमाउंट सीएसआर के लिए खर्च किया जाएगा, वो भी कौन बताता है? वो भी कौन बताता है? सीएसआर कमेटी बताती है। समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे का? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीएसआर पर खर्चा कितना होता है? जिस भी कंपनी पर कितना अमाउंट, कम से कम एक कंपनी सीएसआर पर कितना अमाउंट खर्च करेगी, वो बात कर लेते हैं। एक कंपनी सीएसआर पर कम से कम कितना अमाउंट खर्च करेगी, वो बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूं ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए। अब सीएसआर पर एक कंपनी कम से कम कितना अमाउंट स्पेंड करेगी, कितना अमाउंट स्पेंड करेगी, स्पेंड मतलब खर्च करना। तो सीएसआर के ऊपर कम से कम हर साल 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उसका 2% जो है कंपनी खर्च करेगी। अगर कंपनी के पास कोई अनस्पेंड अमाउंट है, कंपनी के पास कोई अनस्पेंड अमाउंट था जो कंपनी ने खर्च नहीं किया, और कोई भी प्रोजेक्ट सीएसआर का ऑन गोइंग नहीं है, तो कंपनी इस अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी टू द फंड के अंदर। इस फंड का नाम होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इस फंड के अंदर इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा विद इन 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी का कोई अनस्पेंड अमाउंट था और प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा था कोई,
तो कंपनी उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। कितने दिनों के अंदर अंदर? 6 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी का कोई अनस्पेंड अमाउंट था, अगर कंपनी का कोई अनस्पेंड अमाउंट था और प्रोजेक्ट जो है सीएसआर का वो चल भी रहा है, ऑनगोइंग है, तो कंपनी क्या करेगी? इस अनस्पेंड अमाउंट को 30 दिनों के अंदर अंदर 30 डेज फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक स्पेशल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी। और उस अकाउंट का नाम क्या होगा? अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या होगा? अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। और जो इस अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंदर पैसा होगा वो कंपनी को खर्च करना होगा आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर। अगर कंपनी ने वो पैसा खर्च नहीं किया तो वो पैसा भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वो पैसा भी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है बच्चों? सीएसआर का कंसेप्ट पूरा समझ आ गया? यस सर। प्रिया? ओके, अब बात करते हैं पेनल्टी। पेनल्टी की बात करते हैं। अब बात होती है पेनल्टी की। भाई अगर कोई कंपनी सीएसआर के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या लगेगी? पेनल्टी की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी सीएसआर के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और वो पेनल्टी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो, पेनल्टी। पेनल्टी की बात करते हैं। अगर कोई कंपनी सीएसआर के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो क्या होगा? कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगेगी और कंपनी के ऑफिसर पे कितनी पेनल्टी लगेगी? इनकी बात करते हैं। अगर मैं पहले कंपनी की बात करूं तो कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगेगी? कंपनी पे पेनल्टी लगेगी अगर कंपनी सीएसआर के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो उस पे पेनल्टी लगेगी कितनी? कम से कम मिनिमम पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की लगेगी। 1 करोड़ रुपए। और जो कंपनी के ऑफिसर होंगे उनके ऊपर कम से कम पेनल्टी लगेगी 2 लाख रुपए की। समझ आ गई? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े। ये काट दो, ये इंपॉर्टेंट हाँ नहीं सर। है। ये वाला काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको काट सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सारा काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां तक समझ आ गया? सीएसआर समझ आ गया? प्रोविजन? हाँ सर, आ गया समझ। ठीक है। अब हमारे आगे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, हमारे आगे एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है बिजनेस एथिक। बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। एथिक क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं आपके गुण,
एथिक्स होते हैं आपके गुण, आपका बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर, आपके गुण, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र। समझ आ गई? अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। बिजनेस एथिक्स मीन्स, बिजनेस ethics means application of ethics in business. Business ethics means application of ethics in business. Application of ethics in business. Business ethics क्या होता है? Business ethics is the application of general ethical idea to business behavior. एथिक्स क्या होता है भाई? कई बार कहते हैं कि मेरे एथिक्स मेरे को अलाउ नहीं करते। मतलब एथिक्स का मीनिंग होता है जमीर, आपका जमीर, आपके अंदर का चरित्र, आपके अंदर कुछ है जो आपको बताता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। और बिजनेस एथिक्स क्या होता है कि भाई बिजनेस एथिक्स आपको बताता है कि भाई एक आप अच्छा बिजनेस करो, आप कोई भी फ्रॉड ना करो, आप एक अच्छा बिजनेस करो। समझ आ गई? एक अच्छे बिहेवियर के साथ बिजनेस करो, ताकि आप जब बिजनेस करो तो आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। बिजनेस एथिक्स आपके अंदर बिहेवियर लाता है। किस चीज का बिहेवियर लाता है? कि भाई मैं कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करूं। आपका मतलब जब आप बिजनेस एथिक्स के साथ बिजनेस करोगे, जब एक आप एथिक्स के साथ बिजनेस करोगे तो आपके अंदर क्या बिहेवियर आएगा कि भाई मेरा जो पर्पस होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए। मेरा पर्पस होना चाहिए कि भाई मैं बिजनेस करके मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करूं, इम्प्रूव करूं प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस रिलेशन अच्छे बनाऊं और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को भी प्रमोट करूं। समझ आ गई? क्लियर है? बिजनेस एथिक्स का समझ आया? बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है बिहेवियर, गुड बिहेवियर, बिजनेस करने का एक अच्छा बिहेवियर, जो हमें बिजनेस एथिक्स से पता चलता है। बिजनेस एथिक्स बिहेवियर फैसिलिटेट, हेल्प करता है। बिजनेस एथिक्स हमें हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? प्रमोट करने में। क्या प्रमोट करने में? प्रमोट गुड्स टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने में हमें प्रमोट करता है। हमारी इंप्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर जो कंपनी अच्छे से बिजनेस करेगी, लोगों का विश्वास उसके ऊपर आएगा, वो अच्छे से बिजनेस करेगी। बिजनेस रिलेशन अच्छे होते हैं। अगर आप एथिक्स के साथ बिजनेस करोगे, अच्छी भावना के साथ बिजनेस करोगे, तो आपके बिजनेस रिलेशन भी अच्छे होंगे। आपकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। अगर आपके एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? अच्छी होगी। समझ आ गई? क्लियर है? बिजनेस एथिक्स से हमें यह पता चलता है, बिजनेस एथिक्स से, बिजनेस एथिक हमें बताता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो हमें क्या बताता है? बिजनेस एथिक्स बताते हैं। अगर किसी पर्सन एथिक्स के साथ बिजनेस करता है तो उसे पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। समझ आ गई? बिजनेस एथिक क्या करता है?
बिजनेस एथिक इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ अ बिजनेसमैन इन अ रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर ना, इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर इन डूइंग बिजनेस। बिजनेस एथिक बिहेवियर बताता है बिजनेसमैन का कि वो किस बिहेवियर के साथ बिजनेस कर रहा है। भाई अगर कोई अनएथिकल बिजनेस करता है तो उससे फ्रॉड बढ़ेगा, वो लोगों के साथ धोखाधड़ी बढ़ेगी, तो जो कि हार्मफुल भी हो सकता है। बट एथिकल बिजनेस क्या करता है, एथिकल बिजनेस एक अच्छा बिहेवियर लेके आता है जिससे रिलेशन अच्छे होते हैं स्टेक होल्डर के साथ। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर आ गया समझ? बिजनेस एथिक्स का समझ आ गया क्या होता है बिजनेस एथिक्स? बिजनेस एथिक्स इज अ बिहेवियर ऑफ अ बिजनेसमैन टू डू अ बिजनेस। इट इज अ बिहेवियर। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक इज अ बिहेवियर ऑफ अ बिजनेसमैन टू डू अ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स क्या करता है? प्रमोट करता है क्या? गुड्स टू द सोसाइटी, इंप्रूव करता है प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद रिलेशन अच्छे करता है, इंप्रूव करता है रिलेशन। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो ये होता है बिजनेस एथिक्स। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। कोई डाउट बिजनेस एथिक्स को लेके? नो। हाँ जी बच्चों, सलोनी समझ आया, प्रिया बिजनेस एथिक्स समझ आया। बिजनेस एथिक पहले आपको एथिक्स का पता होना चाहिए। एथिक्स का मतलब होता है आपका जो जमीर होता है, जो आपका चरित्र होता है, जो आपका बिहेवियर होता है। एक अच्छा बिहेवियर, एक एथिकल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर। अगर आपके बिजनेस करने का बिहेवियर जो है वो अच्छा है, आप अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए सो दैट कि आपका जो सोसाइटी के लिए जो एक अच्छी मतलब एक अच्छी सोसाइटी के लिए भी आप अच्छा कर सको, जो बिजनेस सोसाइटी के लिए अच्छा हो, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो, लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आए, आपका लोगों के साथ बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा हो, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जब बिजनेस के अंदर क्या होंगे? एथिक्स होंगे। अगर अनएथिकल बिजनेस आप करते हो तो उसकी वजह से आपको भी नुकसान होगा और एक सोसाइटी को भी नुकसान होगा। अनएथिकल बिजनेस से फ्रॉड होंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया? एथिकल बिजनेस जो होता है, एथिकल बिजनेस एक बिजनेसमैन के बिहेवियर से जुड़ा होता है। जब वो कोई बिजनेस कर रहा होता है तो वो उसके बिजनेस के बिहेवियर से जुड़ा होता है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसको बताता है बिजनेस करते टाइम कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। समझ आ गई? तो ये होता है बिजनेस एथिक्स। क्लियर है? समझ आ गई बच्चों? ये काट दो, एक मिनट, ये वाला काट दो, ये वाला पढ़ो, यहां से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों समझ आ गई? यहां तक किसी बच्चे का डाउट? सलोनी और प्रिया? हाँ भाई सलोनी, तुम कहाँ हो? सलोनी तुम कॉलेज में हो? नहीं सर। हाँ कॉलेज में हो? नहीं, बारिश है। नहीं सर, बारिश है तो वजह से कैंसिल कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और प्रिया, तुम्हें समझ आई? मिस प्रिया पासवान? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। प्रिंसिपल, अब नोट करना इसको, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल क्या है? आपको सारा नहीं पढ़ना, आपको सारा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ने हैं, क्योंकि ओएमआर में हेडिंग आएंगे। पहला प्रिंसिपल है स्केयर्डनेस ऑफ मीन्स एंड एंड। प्रिंसिपल क्या है? स्केयर्डनेस ऑफ
मीन्स एंड पहला पॉइंट, आपको ये पॉइंट याद करने हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? नॉट टू डू एनी एविल, भाई कुछ भी गलत नहीं करना। नॉट टू डू एनी एविल, एविल मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नॉन कोऑपरेशन इन एविल, आपको हेडिंग याद करने हैं क्योंकि वो हमारे में हेडिंग आएंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ प्रिंसिपल कौन कौन से हैं बिजनेस एथिक्स के, इनमें से प्रिंसिपल कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्केयर्डनेस ऑफ मीन्स एंड एंड, नॉट टू डू एनी एविल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली, नॉन कोऑपरेशन इन एविल, कोऑपरेशन विद अदर, पब्लिसिटी, इक्विवेलेंट प्राइस एंड यूनिवर्सल वैल्यू, ह्यूमन डिग्निटी, नॉन वायलेंस। ये सारे क्या होते हैं? एक बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। नॉन वायलेंस मतलब कि भाई बिजनेस के अंदर किसी भी तरह से वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस अगर कहीं भी आया तो वो अनएथिकल है। ह्यूमन डिग्निटी, भाई आप रिस्पेक्ट करोगे ह्यूमन डिग्निटी की, आप ह्यूमन की डिग्निटी को मेंटेन करके चलोगे। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप इंसान हो, जानवरों की तरह बिहेव नहीं करोगे। यूनिवर्सल वैल्यू, भाई क्या है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो यूनिवर्सल चीजें हैं उनकी आप वैल्यू करोगे। इक्विवेलेंट प्राइस, आप सबको इक्विवेलेंट प्राइस पे क्या करोगे? कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इक्विवेलेंट प्राइस पे बेचोगे। पब्लिसिटी, आप कोई भी ऐसी गलत पब्लिसिटी नहीं करोगे। प्रॉफिट करने के पर्पज से आप कोई भी गलत पब्लिसिटी नहीं करोगे। कोऑपरेशन विद अदर, दूसरों के साथ आप बिजनेस करते टाइम दूसरों की आप क्या करोगे? मदद करोगे। नॉन कोऑपरेशन इन एविल, ये कहना चाह रहा है कि भाई नॉन कोऑपरेशन इन एविल, भाई आप कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करोगे जिससे दूसरों के बीच में नॉन कोऑपरेशन, भाई किसी को क्या नहीं करोगे। इट क्लियरली प्रिंट आउट दैट बिजनेस शुड नॉट नॉन कोऑपरेट विद एनीवन फॉर डूइंग एनी एविल थिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नॉट टू डू एनी इविल एंड स्केयर्डनेस ऑफ मीन्स एंड एंड। तो ये क्या होते हैं? ये आपको लर्न करने हैं 10 के 10 टॉपिक, मतलब 10 के 10 हेडिंग आपको लर्न करने हैं। ये किस में आएगा? ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में आएगा। ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है। ओएमआर में आपसे पूछ सकता है बताओ प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है? इनमें से ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और उसमें से टिक करना पड़ेगा। तो आपको ये क्या करने हैं? अच्छे से लर्न करने हैं। समझ आ गई? क्लियर है? यस बच्चों, यस सर। क्लियर? खुश हो तुम लोग? हाँ जी, यहां तक डाउट क्लियर? सीएसआर समझ आ गया? बिजनेस एथिक्स समझ आ गया? हाँ सर। ओके 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 प्रिया पासवान। आगे बढ़ते हैं। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा, डिलेमे का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या होता है? प्रिया सलोनी, डिलेमा का मतलब क्या होता है, बताओगे? डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। दुविधा, जहां पे आप दुविधा के अंदर आ जाए, भाई जहां पे आपको किसी दो ऑप्शन के अंदर चूज करना हो, दो ऑप्शन के अंदर चूज करना हो, जहां पर 50-50 की सिचुएशन आ जाए।
आप दुविधा के अंदर आ जाओ कि यार कौन सा ऑप्शन चूज करो, जहां पर आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन आ जाए, तब आप क्या करोगे, उसे कहते हैं दुविधा। एथिकल डिलेमा क्या होता है? डिलेमा इज अ सिचुएशन that require a choice between options that are seem equally favorable, unfavorable और mutually exclusive। ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास एक ऐसी दुविधा आ जाती है जिसमें आपको दोनों की दोनों सिचुएशन अनफेवरेबल लगती है और दोनों की दोनों सिचुएशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। By definition, ethical dilemma involve need to choose from among two or more acceptable course of action when one choice prevents selecting of other, or the need to choose between equally acceptable alternative। मतलब दो अल्टरनेटिव में से आपको सिर्फ एक ही चूज करना है। अगर आपने एक चूज किया तो दूसरे को चूज नहीं कर पाओगे। अगर ये सिचुएशन आपके पास आती है तो उसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। भाई दो ऑप्शन में से मैं कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करूं, वो चूज करने की जब दुविधा आती है उसको बोलते हैं एथिकल डिलेमा। समझ आ गई? A dilemma could be a right versus wrong situation in which right would become difficult to pursue and wrong would be more convenient। ये कहना चाहता है कि डिलेमा वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको एक गलत और एक सही चीज का चुनाव करना होता है। गलत चूज करना बहुत मुश्किल होता है और नहीं, सही को चूज करना बहुत मुश्किल होता है बट गलत बहुत आसान लगता है। जहां पर आप अगर सही कोई चीज सही चूज कर रहे हो तो वो बहुत मुश्किल लग रही है, बट अगर कोई गलत चीज कर रहे हो तो वो बहुत आसान लग रही है। लेकिन आपके सामने दुविधा है कि ये गलत है, मैं इसीलिए इसको चूज नहीं कर सकती। और दूसरी चीज आपके सामने दुविधा है कि कोई चीज ठीक है पर वो बहुत ही इजी नहीं है, तो वहां पे आप एक किस में चले जाते हो, दुविधा के अंदर चले जाते हो कि भाई किस तरह से इस दुविधा को रिजोल्व किया जाए। ऐसी दुविधा को बोला जाता है एथिकल डिलेमा। समझ आ गई? जहां पे आपको ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग टू डू, कि भाई एथिकल डिलेमा ये होती है कि क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या मेरे लिए गलत रहेगा। इस चीज को चूज करना क्या कहलाता है? एथिकल डिलेमा कहलाता है। समझ आ गई बच्चों एथिकल डिलेमा क्या होता है? क्लियर है? एथिकल डिलेमा का समझ आ गया? यस सर। कि भाई जहां पे आपके सामने दो सिचुएशन आ जाए, जहां पे आपके सामने दो सिचुएशन आ जाए, अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मैं तो मर गया, मेरे लिए ये ठीक, मुझे तो ये ठीक लग रहा है और ये गलत लग रहा है। लेकिन जो ठीक लग रहा है वो बहुत मुश्किल है आपके लिए करना, और जो गलत लग रहा है वो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते क्योंकि वो गलत है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में एथिकल डिलेमा आपके अंदर आती है, तो आप किस चीज को चूज करोगे? ऐसी सिचुएशन डिलेमा कहलाती है, एथिकल डिलेमा कहलाती है। अब एथिकल डिलेमा को कैसे दूर किया जाता है? एड्रेसिंग द एथिकल डिलेमास। Ethical dilemma consideration take into the gray zone of business and professional life, where things are no longer black or white, and where ethics are a vital role today. A dilemma is a situation that requires a choice between equally balanced argument, a predicament, and similarly define a satisfactory solution। ये काट दो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये काट देना, ये यहां से पढ़ना, यहां से OMR के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जहां पर आप किस तरह से देखोगे कि मेरे सामने दो ऑप्शन है और मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं बिजनेस के अंदर,